पहला प्रश्न कहता है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे दोस्तों बात किया जाए हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना, यह किसके कारण संभव होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। साथियों सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। कितना होता है, तो 2.42 होता है आपको हीरा का अपवर्तनांक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का भी जनक साथियों अरस्तु साहब को बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक। अगर साथियों आपसे पूछा जाए पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। कहता पौधों में जल को जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, तो जैलम पहुंचाने का कार्य करता है। साथियों जैलम याद रखिएगा मृत कोशिका होती है। यही अगर आपसे पूछा जाए साथियों भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो भोजन अगर आपसे पूछता तो भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। तब दोस्तों आप क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम साथियों याद रखिएगा जीवित कोशिका होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है चावल व गेहूं किस मूल के पौधे हैं, तो चावल और गेहूं साथियों ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं। अगर दोस्तों चावल का बात किया जाए तो चावल आपको आता है खरीफ फसल के अंतर्गत। अगर दोस्तों गेहूं का बात किया जाए, गेहूं अगर आपसे पूछा जाए तो गेहूं आता है आपको रबी फसल के अंतर्गत। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सभी आते हैं साथियों आपको रबी फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण के पिता बोला जाता है लिनियस साहब को। इसका पूरा नाम अगर बोला जाए तो कैरोलस लिनियस हो जाएगा। दोस्तों लिनियस साहब किस देश के वैज्ञानिक थे, तो याद रखिएगा स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। साथियों इसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इसका पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पुस्तक का नाम है साथियों, क्या इसका पुस्तक का नाम है, तो सिस्टेमा नेचुरी याद रखिएगा, इसी के पुस्तक का नाम है, कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। यही साथियों अगर आपसे पूछा जाता शिशु में कितनी हड्डियां होती है बताइए, तो शिशु में 300 के आसपास हड्डियां होती है। अगर साथियों एग्जाम में कभी कभी 300 ऑप्शन नहीं दिया रहता है तो 270 के आसपास आप लगा सकते हैं। कहता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। इन्हीं को साथियों ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो ध्वनि का तारत्व दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों आवृत्ति का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो हर्ट्ज बोलिएगा। हर्ट्ज होता है दोस्तों आवृत्ति का मात्रक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। लेमार्क तथा ट्रेवियनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कितने ईस्वी में किया था साथियों, अगर ईस्वी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1801 ईस्वी में किया था। लेमार्क का बात किया जाए साथियों, लेमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगर आपसे साथियों पूछा जा सकता है लेमार्क किस देश के वैज्ञानिक थे, तो फ्रांस देश के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगर दोस्तों ट्रेवियनस का बात किया जाए तो यह जर्मन के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी वैज्ञानिक हो जाएगा आपको यह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता वैज्ञानिक नामकरण में पहला व दूसरा शब्द होता है। तो पहला शब्द साथियों वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। जैसे दोस्तों मनुष्य के याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के वंश का नाम बताइए, तो मनुष्य के वंश का नाम हो जाएगा होमो। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मनुष्य के जाति का नाम बताइए, तो जाति का नाम हो जाएगा सेपियंस। याद रखिए क्या हो जाएगा, सेपियंस हो जाएगा मनुष्य के जाति का नाम। और साथियों अगर पूछा जाए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमो सेपियंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो 300 के आसपास हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो 8 अस्थियां होती है साथियों मनुष्य की खोपड़ी में अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया। दोस्तों क्या नाम था उस पुस्तक का, तो उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी, याद रखिएगा। इन्हीं का नाम है साथियों कैरोलस लिनियस, याद रखिए। यह किस देश के वैज्ञानिक थे, यह स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे
कॉर्लिनियस का अगर बात किया जाए तो। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी साथियों याद रखिएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो जबड़े में होती है। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी कहा जाता है, अगर फलों के अध्ययन को पूछा जाए तो। कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिस की हड्डी होती है। यह दोस्तों कान की हड्डी होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाता तो आप बोलते हैं फीमर। फीमर दोस्तों यह जांग की हड्डी होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं पीसी कल्चर बोला जाता है, मत्स्य पालन के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी दोस्तों यह जांघ की हड्डी होती है, तो आप जांघ बोलते। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी बोला जाता है पुष्पों के अध्ययन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों, कवकों के अध्ययन को अगर आपसे पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो यह काइटिन की बनी होती है। इसको साथियों आप याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? राना टिग्रिना होता है मेढक का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है तो मेढक को बोला जाता है जंतु जगत का उभयचर। दोस्तों, उभयचर किसको बोलते हैं? जो जीव स्थल और जल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। यही साथियों अगर आपसे पूछा जाता पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है तो आप बोलते बरायोफाइटा। साथियों, बरायोफाइटा को याद रखिएगा, बरायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, अगर लार में पूछा जाए तो। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी बोला जाता है छिपकलियों के अध्ययन को। लार किसके पाचन में सहायक होती है? अस्टाच के पाचन में दोस्तों लार सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी बोला जाता है दोस्तों कीटों के अध्ययन को। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है तो छोटी आंत में दोस्तों सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, कहता है वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी बोला जाता है वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत चूषण करता है। दोस्तों, अगर यकृत का हम बात करें तो यकृत का वजन आपसे पूछा जा सकता है, तो यकृत का वजन लगभग 1.5 kg होता है, तो 1.5 kg बोलिएगा साथियों यकृत का वजन। दोस्तों, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। अगर यकृत का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो आप हेपेटोलॉजी बोलिएगा। मानव शरीर की साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, याद रखिएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग होता है जिसमें पूर्ण भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है तो साथियों उसका नाम है यकृत। इन्हीं को हम लीवर बोलते हैं या इन्हीं को साथियों जिगर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है तो कैनिस फेमिनिलिस। साथियों, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिनिलिस। कहता पेप्सिन है एक। साथियों, पेप्सिन क्या है? एक तो पेप्सिन याद रखिएगा एक तरह का एंजाइम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका साथियों आम का वैज्ञानिक नाम है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय फल कौन है तो भारत का राष्ट्रीय फल होता है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेप्सिन बदल देता है। साथियों, पेप्सिन कहता है बदल देता है तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कहता पादप व जंतु के बीच की कड़ी है युगलिना होता है। दोस्तों, पादप व जंतु के बीच की कड़ी अगर पूछा जाए युगलिना बोलिएगा। कहता वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति होता है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई। पीत जमा होता है पिताशियम। साथियों, पीत जमा होता है। अगर पीत का बात किया जाए साथियों यह याद रखिएगा एक हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है पीत।
अगला प्रश्न कहता है नील हरित शैवाल किस जगत से संबंधित है? मोनेरा जगत से संबंधित होता है नील हरित शैवाल का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों हृदय से संबंध होता है पेस मेकर का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। यही साथियों अगर आपसे पूछा जाता शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना दोस्तों पेस मेकर का कार्य होता है। कहता एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव साथियों किसको कहते हैं? वैसा जीव जिसका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, तो आप अमीबा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अमीबा बोल सकते हैं, आप पैरामीशियम बोल सकते हैं। कहता रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो सिर्फ गमोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है रुधिर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं, मुख्यतः जलीय होते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे अगर पूछा जाए तो। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। दोस्तों जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछा जाता तो आप बोलते मोलस्का। क्या बोलते साथियों? तब हो जाता आपको मोलस्का हो जाता। अगला क्वेश्चन कहता है जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलस्का के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस, याद रखिएगा। कहता स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार होता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इन्हीं को दोस्तों हम सूत्र कणिका बोलते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप सूत्र कणिका बोल सकते हैं। दोस्तों अगर माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया 1857 में। किसके द्वारा इसका खोज किया गया? अल्टमैन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दोस्तों कब किया गया था? तो 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया कार्ल बेंडा के द्वारा। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? धमनी से साथियों मापा जाता है। किसको? नाड़ी दर को मापा जाता है धमनी से। कहता है किसको कोशिका की आत्महत्या की थैला कहा जाता है? लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्महत्या का थैला कहा जाता है। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में दोस्तों 4 प्रकोष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो सूत्रकणिका। इन्हें दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7% होता है। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का खोज कब किया गया? 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया। किसने किया था कोशिका का खोज? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों कोशिका का खोज किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता कोशिका का खोज कितने ईस्वी में किया गया? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करता है। इन्हीं को पलिहा बोला जाता है। कहता राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। साथियों आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। दोस्तों अगर प्रोटीन का फैक्ट्री आपसे पूछा जाए तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। दोस्तों अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो इसका खोज 1838 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। दोस्तों आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए का पूरा नाम। कहता है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक का अगर बात किया जाए लोहा धातु का तो F ही इसका प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक 26 होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया। कितने ईस्वी में इसका खोज किया गया? तो 1857 ईस्वी में इसका खोज किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन होती है दोस्तों, सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। दोस्तों यहां से प्रश्न बन सकता है, आप सुनिए, अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। अगर दोस्तों पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो क्या बोलिएगा? माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? अंडाणु की बोलिएगा। और मानव की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए साथियों तो शुक्राणु बोलिएगा। और सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए मानव शरीर का तो आप बोलिएगा न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहता। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? तो सेल वॉल साथियों पादप कोशिका में पाई जाती है। दोस्तों पादप कोशिका की कोशिका भित्ति अगर पूछा जाए आपसे किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है साथियों, इसको भी याद रखिएगा। कहता है जीव द्रव्य का नामकरण किया था, किसने किया था इसका नामकरण? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका नामकरण किया गया। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों लाल रक्त कोशिका इन्हीं को आरबीसी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगर आरबीसी का आपको जीवन काल पूछा जाए तो आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 दिन होता है। इसका निर्माण कहां होता है आरबीसी का? तो लाल अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत दोस्तों दिया गया स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसका अगर पूरा नाम लिखा रहता साथियों एमजे स्लाइडेन और स्वान का टी स्वान, याद रखिएगा। दोस्तों अगर स्लाइडेन का बात किया जाए तो स्लाइडेन याद रखिएगा साथियों जर्मन वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया। अगर दोस्तों स्वान का बात किया जाए तो स्वान साथियों याद रखिएगा ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने साथियों 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत साथियों कब दिया गया? तो 1838 से आप 39 बोल सकते हैं, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। लाल रक्त कणिकाएं कहां उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में यह उत्पन्न होते हैं। कहता तारक कय पाया जाता है? दोस्तों तारक कय पाया जाता है तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण दोस्तों मेरास्मस और क्वासिकर्ण नामक बीमारी हो जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, इसका मुख्य कार्य होता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इसमें साथियों सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है, उस प्रकार के प्रश्न है जो साथियों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है। कहता कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाते हैं गोल्जी कय कहलाता। क्या कहलाता? गोल्जी कय। दोस्तों गोल्जी कय के बारे में अगर बात किया जाए तो गोल्जी कय का खोज किया गया दोस्तों 1898 में। किसके द्वारा गोल्जी कय का खोज किया गया? तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी कय का खोज किया था। अगला प्रश्न कहता पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। दोस्तों क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक Mg होता है। और साथियों इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 12 होता है इसका परमाणु क्रमांक। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों टमाटर का लाल रंग जो होता है यह लाइकोपिन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। और हरा पूछा जाए दोस्तों तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। मनुष्यों में कहता गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्यों में अगर गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन से दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। दोस्तों अग्नाशय का बात किया जाए तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है, याद रखिएगा। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों यह नर हार्मोन होता है। शुक्राणु का निर्माण दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो शुक्राणु का निर्माण कहां होता है तो वृषण में दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, कहता मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। दोस्तों इसका वजन 1.5 kg होता है यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। कहता है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहां दोस्तों? पेरिस दोस्तों किसकी राजधानी है? तो यह फ्रांस देश की राजधानी है अगर पेरिस का बात किया जाए तो। कहता स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक बोला जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को साथियों, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो पेलेडे नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कौन सी कीट काला जार फैलाता है? तो सैंड फ्लाई नामक कीट साथियों काला जार फैलाता है। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की धीमी वृद्धि कहता है किस कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कमी के कारण होता है। गुर्दे के आंतरिक हिस्से को क्या कहा जाता है? गुर्दे के आंतरिक हिस्से को मेडुला बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय होता है मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है तो 45 ग्राम। कहता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को, इन्हीं को साथियों याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। इसे दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इस ग्रंथि का आकार होता है और यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इन्हीं को साथियों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कहता है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सहायक होता है प्रोटीनों के पाचन में। कहता चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क में दोस्तों यह स्थित होती है। कहता रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी नामक रोग का बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए